लोग, तो आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का विषय मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे, तो मुझे लगा कि भई ऐसे विषय पर बात करने की आवश्यकता बिल्कुल है और ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि चाहे वो एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट हो और चाहे वो यूपी जो हमारी उत्तर माध्यमिक बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनमें भी उनके एग्जाम जो होते हैं उसमें भी इस विषय पर बहुत ज्यादा समस्या बच्चों को देखने को मिल रही है। तो कैसे तैयार करें हम अपना अपठित गद्यांश और पद्यांश, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं होता है, तो ऐसे में हम कैसे उनका उत्तर दे सके, समय पर उत्तर दे सके, ये सारी चीजों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस विषय पर आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। चलिए बात करते हैं आज के विषय पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश होता क्या है। गद्यांश की अगर हम बात करें, जो हमारा गद्य विधा होती है, और पद्य मतलब कविता की विधा। गद्य की विधा जिसे हम जिस आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इसे हम गद्य विधा कहते हैं। इसके अंदर कहानी, रिपोर्टाज, डायरी, उपन्यास, बहुत सारी विधाएं लिखी जाती हैं। जिसे आप अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, जो भाषा आप पढ़ रहे होते हैं वो गद्य की विधा होती है, यानी गद्य का प्रकार होता है, यानी गद्य खंड होता है। इसी तरह से जब हम कोई कविता पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो वो पद्य खंड होता है। पहले जब बहुत समय पहले की बात करी जाए हिंदी के इतिहास में, तो रस, छंद और उनसे पहले छंदों में चौपाई आपको मिला होगा, रोला, सोठा, सवैये। रसखान जी की अगर जैसे सवैयों की बात करें हम, कबीर जी के दोहों की बात करें हम, मीरा जी के पद की बात करें, तो वो छंद का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे अलंकार आए, रस आए, तो ये विधाएं धीरे धीरे बदली, पद के अंदर प्रयोग अलग अलग आए। लेकिन पद्य खंड कविता होती है और गद्य हमारी आम बोलचाल में लिखी गई एक भाषा होती है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और कैसा उसका फॉर्मेट होता है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा और आप जानते होंगे 9th क्लास में भी या 10th जो क्लास है आपकी, इस क्लास में आप देखते होंगे कि आपके सामने क्या होगा, इस तरह का क्या आएगा, एक फॉर्मेट आएगा जिसके अंदर होता क्या है कि आपके पास सीधी सीधी सपाट भाषा में, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं या कोई उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी भाषा सीधी होती है, वो गद्य खंड की होती है। ठीक है, वो इस तरह से दे दिया जाएगा और उस पर कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से पद्य खंड होता है। पद्य में आपको कविता दी जाती है और उस पर प्रश्न दिए जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि प्रश्न किस तरह से दिए जाते हैं। तो देखिए बेटा, कुछ प्रश्न एमसीक्यू के माध्यम से दिए जाते हैं और कुछ जो प्रश्न यानी बहुविकल्पीय आधार पर दिए जाते हैं और कुछ प्रश्न डिस्क्रिप्टिव टाइप में यानी लिखने वाले 1 नंबर 2 नंबर के दिए जाते हैं। बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में अधिक आते हैं और एनसीईआरटी वाले अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप में, यानी कि आंसर को हमें गद्य या पद से निकाल कर उत्तर लिखना होता है ना। तो इस तरह का पेपर आपका आता है। तो हम दोनों ही फॉर्मेट पर बात करेंगे कि आपको अपना पेपर लिखते समय कैसे उनकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता चल गया कि गद्य का प्रश्न किस प्रकार आएगा, दूसरी तरह से हमें पता चल गया पद्य का प्रश्न किस प्रकार आएगा। फिर हमने ये जाना कि प्रश्न कैसे आते हैं, बहुविकल्प यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आते हैं और लिखने वाले डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपठित गद्यांश की बात करते हैं। जब भी आपके सामने गद्यांश आता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक बार उसे अच्छे से क्या करिए, पढ़कर देखिए। एक बार आप उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, समय ज्यादा ना लेते हुए एक बार ध्यान से, आपका ध्यान इधर उधर ना हो, अच्छे से उस पूरे गद्य को, जो आपको पंक्तियां दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया, इसके बाद क्या करना है, गद्यांश को पढ़ते हुए उत्तर को गद्यांश में रेखांकित कीजिए। अब गद्यांश को पढ़ा, फिर उसके नीचे उसके प्रश्न दिए हैं, आपने उसके प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, जैसे प्रश्न पढ़ा आपको तुरंत, क्योंकि आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अच्छा इसके बारे में गद्यांश में कहाँ कहा गया है, तुरंत गद्यांश में जाइए और उस लाइन से मिलते जुलते शब्द को अंडरलाइन यानी रेखांकित कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे प्रश्न पूछा जाए, मान लो महात्मा गांधी के जीवन पर कोई प्रश्न दिया, जीवनी दी गई है और उस पर प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, वहां पर जाकर
आप उसको रेखांकित कर लीजिए। ठीक है, आप एक को एक तरीका बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से गद्य को पढ़ना है, फिर उसके प्रश्नों को पढ़ते हुए जो चीजें याद आए कि गद्य में ये इस जगह पर थी, उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। हो सकता है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं हो, लेकिन मिलते जुलते शब्द हो तो भी उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आपको जब आंसर करना होगा तो आप सिर्फ उसी लाइन को पढ़ेंगे। पूरे बार बार एक बार प्रश्न को पढ़ा फिर पूरा पैसेज पढ़ने गए, पूरा आपके सामने जो गद्य आया उसको पढ़ने चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपने अंडरलाइन किया होगा तो क्वेश्चन पढ़ा, आपने अंडरलाइन करा तो उसके सामने 1 डाल दीजिए। मान लीजिए आपने अंडरलाइन करा, ये 1 है, ये 2 का आंसर लग रहा है मुझे, ये 3 का आंसर लग रहा है, तो आपने इसे अंडरलाइन कर लिया। अब जब अंडरलाइन कर ले रहे हैं तो इसके बाद क्या कीजिए, अब प्रश्न को पढ़ लिया है, उत्तर को देखा आपने, देखकर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर को ज्यों का त्यों मत लिखिए, मतलब उस लाइन में जैसा लिखा है उसको एज इट इज मत बनाइए। मतलब ऐसे उठाकर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे का तैसे ही उठाकर लिख देते हैं। ऐसे क्या होता है कि प्रश्न की जो भाषा पूछने का फॉर्मेट होगा और आपके उत्तर देने का फॉर्मेट होगा वो गलत हो जाएगा। तो जैसे जिस भाषा में जिस तरह से प्रश्न पूछा गया उसी तरह से उत्तर दीजिए। मान लीजिए उसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी का जन्म कैसे हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, या कब हुआ था और कहां हुआ था, इस तरह का प्रश्न पूछा गया और आपने ऐसे उत्तर दिया कि महात्मा गांधी जी का जन्म इस समय हुआ था। आपने बताया कि 2 अक्टूबर में हुआ था और वो आजादी के लिए लड़ाई करने के लिए यहाँ गए। आप इन सारी चीजों को बताने लगे तो ये रेलिवेंट ही नहीं है ना, और फॉर्मेट भी नहीं सही बैठ रहा है। तो आप उन्हीं चीजों के बारे में बताइए जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और जिस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, जितना पूछा जा रहा है उतना ही उत्तर दीजिए। ठीक है, ज्यादा मार्क्स के लालच में कि हमें ज्यादा हम जानकारी दे देंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जितना पूछा जाए, 1 लाइन में अगर पूछा जा रहा है तो 1 लाइन में दीजिए, 2 लाइन में पूछा जा रहा है तो 2 लाइन में दीजिए, और अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा रहा है तो आप उसको चयन करके आगे बढ़िए। ठीक है, फिर आता है टाइटल यानी शीर्षक चुनना। ये सबसे कठिन कार्य हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। अब आप कहेंगे मैडम शीर्षक क्या होता है, आप जब कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसका टाइटल होता है ना, जैसे कि प्रेमचंद की कोई कहानी, जैसे ईदगाह पढ़ी आपने तो ईदगाह टाइटल है, शीर्षक है। आपको पता कैसे चलेगा कि प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी है ना, तो सबसे पहले तो टाइटल ही आता है, वो लिखना बहुत कठिन होता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा। आपने पूरा पढ़ा, अब देखो 1 लाइनर वाला होता है तब तो आसानी से आप बनाकर लिख सकते हैं। आपने पूरा पढ़ा, मान लीजिए गांधी जी पर लिखा है तो महात्मा गांधी जीवन ऐसे लिख दिया, महात्मा गांधी जी की जीवनी। या फिर आपसे अगर पूछा गया है कि बाल श्रम पर है तो बाल श्रम लिख दिया, बाल मजदूरी लिख दिया अगर बाल मजदूरी पर है, या स्वतंत्रता दिवस पर बात करी जा रही तो स्वतंत्रता दिवस, आप उसे 1 लाइन में कर सकते हैं, वो आसान होता है। दिक्कत वहां आती है जहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है, क्योंकि चारों ऑप्शन मिलते जुलते लगते हैं, तब ऐसा लगता है कि किसको चयन करें किसको ना करें। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप पूरे उसको चयन करें तो ये देखें कि पूरा गद्य उसके अंदर आ रहा हो, उस विषय में उस टाइटल में सारा आ रहा हो। यानी कि जैसे कि आप से पूछा जाए कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में, तो आप स्वतंत्रता दिवस ना लिखकर 1857 का विद्रोह लिखते तो ये सही नहीं लगेगा ना। वहां पर जिक्र हुआ था, मान लीजिए एक आपको गद्य दे दिया गया, ठीक है, मान लीजिए आपको एक गद्य दिया है, ठीक है, उस गद्य में पूरी कहानी गांधी जी की तरफ इर्द गिर्द घूम रही है और उसमें एक जिक्र 1857 की क्रांति का भी आता है जो कि रेलिवेंट नहीं है गांधी जी से, बस जिक्र आ गया। अब आपने क्या करा कि आपने 1857 की क्रांति को ही चयनित कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि सारी विषय उस टाइटल में आ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ऐसा चयन करके आपको क्या करना रहेगा, वहां टिक करना रहेगा, मतलब आपको सोच विचार कर वहां पर चयन करना रहेगा और वो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो शीर्षक चुनेंगे, इसके लिए 1 अंक का जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको 1 से 3 लाइन लिखनी होती है, जो डिस्क्रिप्टिव वाले बच्चे होते हैं, एनसीईआरटी के बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और 2 अंक का होता है तो 3 से 5 लाइनें आपको लिखनी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पद्यांश की। गद्यांश आसान होता है, बच्चों को ना उसी में आंसर छिपा हुआ मिल जाता है, बच्चे ढूंढकर आंसर कर लेते हैं।
दिक्कत आती है सही तरीके से पूछे तो गद्य पद्य में, यानी काव्यांश में। पद्य को काव्यांश भी कहा जाता है। काव्य का अंश काव्यांश, पद्यांश पद्य का अंश टुकड़ा, यानी पूरी कविता ना देकर उसका कुछ टुकड़ा आपको दे दिया जाता है और उसका कहा जाता है कि इससे आपको आंसर पूछे जाएंगे और बताना होता है। होता क्या है, कई बार तो आपको जो पद्यांश आते हैं आपकी बुक से रिलेटेड हो जाते हैं, तब तो आपको पता होता है, आप कर लेते हैं। लेकिन अपठित हो, जो आपने पढ़े ही ना हो, तब आपको वो दिक्कत कर जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा इसको, कि जब भी आपके सामने पद्य आए तो सर्वप्रथम आप उसके शब्द अर्थ मत पढ़ने बैठ जाओ कि अब इसका शब्द का अर्थ तो मुझे आता ही नहीं है, अब मैं कैसे करूंगा, या मुझे आता नहीं है तो कैसे हो सकता है। ये डरने की जरूरत नहीं है, आप पद आराम से कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसका भाव समझना है कि उस पंक्ति में कहने का अर्थ क्या निकल रहा है, भाव क्या नहीं, मतलब वो सामने वाला कवि कहना आपसे क्या चाहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहां एक लाइन लिखी है, अरे फूल सी कोमल तुम हो। ठीक है, तो इसका अगर आप अर्थ निकालने लगे कि कोई लड़की है, कोई है जो फूल जैसी कोमल है, हो सकती है कोई लड़की फूल 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 जैसी हो जाए? नहीं हो सकती ना। अर्थ तो यही निकल रहा है। हमें अर्थ नहीं निकालना, हमें भाव निकालना है कि कवि कहना क्या चाह रहा है। कवि इस कविता में ये कहना चाह रहा है कि कोई लड़की है जो क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, कोमल है, यानी उसका अंग जो है, उसकी जो अंग है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। उसके कहने का अर्थ ये निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको भाव निकालना होगा। जैसे हम कहें कि उसका जीवन अंधकारमय हो गया, अब ऐसा थोड़ा ना कि उसके घर में सारी लाइट खत्म हो गई है, कहीं कुछ नहीं बचा है, नहीं। अंधकार का मय होने का मतलब उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा उसके। अब हाँ, जैसे एक और एग्जांपल है, उसके जीवन में पहाड़ों का दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो ऐसा थोड़ा ना कोई पहाड़ उसके सर पर आकर गिर जाएगा, नहीं। कहने का अर्थ यहाँ पर ये निकल रहा है कि उसके लाइफ में बहुत सारे पहाड़ दुख आ गए हैं, मेरे मुंह से निकला बहुत सारे पहाड़ आ गए हैं। तो बहुत सारे उसके जीवन में क्या आ गए हैं, दुख आ गए हैं, जिसकी वजह से उसको अपना जीवन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में आप जब भी कोई पंक्तियां पढ़ें तो उसका भाव निकालिए, यानी कवि आपसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, फिर काव्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर काव्य के रूप में नहीं बल्कि वाक्य के रूप में दीजिए। अब होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है काव्य, ठीक है, ये पंक्तियां दी हुई हैं, आपसे पूछा गया कि कोई इसका अर्थ बताइए, तो बच्चे क्या करते हैं ना कि पूरी पंक्तियां उठाकर लिख देते हैं। तो ऐसे में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको समझ में आया, लेकिन आपने क्या करा, पूरी की पूरी पंक्तियां उठाकर रख दी। ये फॉर्मेट गलत होता है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इसमें जूही की कली का अर्थ क्या है, ठीक है, और जूही का कली का अर्थ आप कविता में लिख दे तो नहीं समझ में आएगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसका अर्थ बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपसे पूछा गया कि यहाँ पर अरी फूल सी कोमल का अर्थ क्या है, तो आप, या ऐसा पूछा गया कविता में कहने का तात्पर्य क्या है, आपने ये पंक्ति उठाकर लिख दी तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो कवि का ही बात को एज इट इज, जो एग्जामिनर पूछ रहा है आपने उसको एज इट इज उठाकर लिख दिया, तो इस पे मार्क्स नहीं मिलते। आपको करना क्या होगा, इसका अर्थ बताना होगा कि ये कहना क्या चाहता है। कवि इस पंक्तियों से हमें ये बताना चाहता है कि कोई नायिका है जिसका जो बहुत ही ज्यादा क्या है, सुंदर है, जिसके अंग बहुत ही क्या है, कोमल है। इस तरह से अपनी बात रखी तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है, अपने भाव को स्पष्ट करना है कि सामने वाला आपसे पूछ रहा है, उसको बताना है, कविता में नहीं पंक्ति में, वाक्य में लिखना है। ठीक है, काव्यांश में पूछे गए प्रश्न के उत्तर कवि की दृष्टि से दीजिए, ना कि खुद के ज्ञान से। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पूछा अरे फूल सी कोमल तुम हो, तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि नायिका सुंदर है ना। अब यहाँ पर आप अर्थ बताएं कि लड़की फूल बन गई, आप ये उत्तर लिख कर आ जाए, तो ये अच्छा उत्तर तो नहीं होगा। आप अपनी दृष्टि से उत्तर मत बताइए, कवि जो कहना चाहता है उस दृष्टि से उत्तर लिखिए। और ये भी करा जा सकता है जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो ये मुख्य बिंदु थे दोनों की तैयारी करते वक्त। अब हम बात करेंगे कि तैयारी करते समय आपको किन किन चीजों की ध्यान देना चाहिए, किन किन चीजों पर आपको मतलब सोच विचार करके काम करना चाहिए। बात करें, जैसे अगर आप गद्य और पद्य दोनों की बात कर रहे हैं, आप उसको पहले तो ध्यान से पढ़िए।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान वहां पर नहीं है, आप सारे क्वेश्चन के आपको लगता है पहले ये प्रश्न भी है, ये प्रश्न भी है, सब पढ़ लूं एक साथ, नहीं। ठीक है, आपको पूरे पेपर पे नहीं, सिर्फ अभी फोकस करना है अपने गद्य पर या पद्य पर। फोकस करेंगे तभी अच्छे से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। मुख्य विचार, आपको लगता है कि इसमें ये बात ना मुख्य लग रही है, मेन पॉइंट लग रहा है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। हो सकता है उसी में से आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा गया, वही आंसर बन जाए आपका। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, मुख्य विचारों को पहचाने, यानी कि उसके अंदर मेन मोटिव क्या है, इसका कवि का या लेखक का कहना क्या चाहता है, उस विचार को पहचानिए। हो सकता है जैसे वो बाल मजदूरी पर बात कर रहा हो, बाल श्रम पर बात कर रहा हो, या फिर किसी दिवस के बारे में बात कर रहा हो, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे सामाजिक विषय हो उन पर बात करना चाह रहा हो। तो ऐसे में आप उस बात को निकालने का प्रयास करें कि केंद्र बिंदु क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अब होता क्या है, बच्चे से पूछा कुछ जा रहा है, बच्चा उत्तर कुछ और दे रहा होता है। तो ये गलती मत करें कि हमें नंबर लेना है तो कुछ भी आंसर लिख लें। नहीं, जब आप अच्छे से आंसर पढ़ेंगे, मतलब आप अच्छे से पैसेज को पढ़ लेते हैं, तो आप को आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और फिर उसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि उत्तर को गद्यांश पद्यांश से जोड़ें। मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या कर रहे हैं कि पद्यांश दिया है, क्वेश्चन पूछा, अब उसने वाक्य में प्रश्न पूछा है और आप उत्तर पद्य में दे रहे हैं, लाइन में दे रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं होता। आपको अगर मान लीजिए वो लाइन में पूछ रहा है कि इसको काव्य की भाषा में बताइए या तुकबंदी बताइए, तब आप वहां पर उसको कविता के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब वो आपसे वाक्य में प्रश्न पूछ रहा है तो आपको वाक्य में ही उत्तर देना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपका उत्तर गद्य या पद्य दोनों, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उससे मिलता जुलता होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आप अपनी बात स्पष्ट तरह से लिखे, घुमा फिरा के नहीं लिखे, जो है जैसा है वैसा ही लिखे। समय का सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है समय, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने कभी पढ़ा तो होता नहीं है पठित गद्यांश पद्यांश। और आपको बताऊं होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि गद्यांश और पद्यांश ना लास्ट टाइम पढ़कर जा रहे होते हैं, मतलब एक दिन पहले पढ़ते हैं, 2 दिन, और प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। और अधिकतर स्टूडेंट्स तो बिना पढ़े जाते हैं, प्रैक्टिस किए बिना जाते कि अपठित ही तो है, वो तो आएगा तो वहीं कर लिया जाएगा, वहीं देख लिया जाएगा। ऐसे में हमारा होता क्या है कि हम समय ज्यादा ले लेते हैं, फिर इससे जो बाकी सेक्शन, बाकी जो खंड के पेपर हैं वो हमारे छूटने के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, समय को भी बचाते हुए करना है। तो समय कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए हमारा नेक्स्ट बिंदु पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, गद्यांश पद्यांश को समझिए और प्रश्नों का उत्तर देने में समय का विशेष ध्यान दे। ठीक है, पहले जटिल, जो सबसे मुश्किल प्रश्न है उनका उत्तर दे ले, फिर आसान का दे ले। हालांकि कम प्रश्न होते तो दिक्कत नहीं है, सारे एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। और लास्ट सारा, मतलब सारे जुगाड़, मतलब अगर सारी दुखों का उत्तर है तो वो है आपका एक्सरसाइज। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा आप अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कर लेंगे पठित गद्यांश पद्यांश, ऐसा नहीं कि आप करके नहीं आएंगे, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि कम मार्क्स पाएंगे, कुछ मार्क्स पाएंगे पर समय ज्यादा लगाकर बाकी सेक्शन के क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोड़कर आ जाएंगे। तो ऐसे में आपका समय भी बचे, मार्क्स भी पूरे मिले। वो 95 प्लस का जो आपका टारगेट है, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। आप शुरू से ही रोज 1 से 2 गद्य पद पढ़ते हुए उनके प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको तैयारी, आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बैठ जाएगा कि अच्छा ऐसे प्रश्न आते हैं, मैं इससे उत्तर कर लूंगा। और कई बार हमारे प्रैक्टिस किए हुए ही अपठित गद्यांश पद्यांश हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, हमें वही देखने को मिल जाते हैं, तो आपका समय और कम लगता है, आप फटाफट से उसका आंसर कर पाएंगे। आप एक बार करके देखिएगा, मेरी मानिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो नियमित रूप से क्या करिए, अपठित गद्यांश पद्यांश का प्रयास करिए। विभिन्न प्रकार के गद्यांश पद्यांश पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने की
की तैयारी कीजिए, नियमित रूप से समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़िए। कई बार क्या होता है कि हमारे सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक हमें जागरूकता की आवश्यकता होती है, उन्हीं पर ही सवाल आ जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता है उस विषय में। तो ऐसे में पत्र पत्रिकाएं जो आपके सामने आती हैं उनको पढ़िए, कई सारी किताबें पढ़िए, विषयों का ज्ञान रखिए। आपको एक जनरल नॉलेज जो होती है वो होनी चाहिए ताकि आप ऐसी चीजों को अटेम्प्ट कर पाए। ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न प्रकार के गद्यांशों को भी पढ़ सकते हैं, या फिर किसी शिक्षक, जैसे आपके टीचर्स तो आपको ऑब्वियसली पढ़ाते ही हैं, तो उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उनके द्वारा दिए गए जो आपके होमवर्क हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ क्या कीजिए, खुद से भी आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे गद्यांश पद्यांश मिल जाते हैं, उनको अटेंड कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके उत्तर सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये था आपके लिए एक छोटा सा विषय। आशा करती हूँ कि आपको इस विषय में थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी कि आपको गद्य और पद्य, अपठित जो गद्य पद्य है कैसे तैयार करना है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा, जैसे कोई भी प्रश्न पूछा गया है आप रेलिवेंट उत्तर दीजिए, जितना पूछा गया उतना ही उत्तर दीजिए। इधर उधर की बातें करके अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, है ना। इससे समय भी आपका जाएगा, उत्तर भी पूरा नहीं होगा, मतलब मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, और आपका जो एक एग्जामिनर पर आपका जो इम्पैक्ट पड़ना है, प्रभाव पड़ना है, वो अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप अपना गद्य और पद अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लेकर आ पाऊँ जहां पर मैं आपको गद्य और पद का प्रैक्टिस भी करवा पाऊँ कि आपको गद्य और पद कैसे करना है, वहां पर आपको कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस विषय पर इतनी ही बात करते हैं, मिलेंगे कभी और एक नए विषय की जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।